जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अभी G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में चल रही है और 2023 की अगर बात की जाए तो इंडिया जो उनसे सदारत करने जा रहा है G20 की मीटिंग की। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई यहाँ, आप देखिए व्हाट इज G20। G20 है 19 कंट्री है, एक 20वीं कंट्री यूरोपियन यूनियन को बांधते हैं, पर उसमें करीब 20-30 देश मिलके हैं, तो ये 40 से 50 कंट्रियां हो जाती है टेक्निकली और प्रैक्टिकली G20। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। बिल्कुल ये G20 कहता है जी 84% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, 74% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड और करीब 60 से 65% आबादी हमारे अंडर है। बिल्कुल सही बात है। अब G20 इंडिया इज क्लियरली राइजिंग बिग टाइम और पिछले 4-5 साल में तो इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रही है फॉर मेनी रीजंस, और इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एशिया ने हिम्मत नरेंद्र मोदी के हाथ में पकड़ा दिया, कहा कि 2023 को आप जो सा समिट होगा आप इसको प्रेसिडेंट करोगे, आप इसको लीड करोगे। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में इंडोनेशिया बाली में G20 सम्मेलन का समापन हुआ है और अब नई अध्यक्षता सन 2023 के लिए भारत के पास आई है। आइए इसी पे आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है, उस पर आगे वीडियो देखते हैं दोस्तों। कि जो पूरी दुनिया के स्ट्रॉन्ग 20 मुल्क हैं जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका इकट्ठ होता है। तो इस हवाले से इंडिया के पास जो मौका, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि इंडिया तकरीबन 10-15 साल से कोशिश कर रहा है कि सलामती कौंसिल में परमानेंट मेंबर बन सके। तो ये एक बड़ी वजह बन सकती है क्योंकि 2023 में इंडिया ने जो G20 समिट करवाना है उसमें ये अपना मुद्दा रखवा सकता है। ठीक है, दूसरी मेन वजह ये है कि जो इंडिया का जो पुराना ख्वाब है कि वो एज ए एशियन टाइगर बनकर सामने आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह आ सकती है कि वो G20 बन सकता है इंडिया एशियन टाइगर। बिल्कुल बन सकता है। पहली वजह ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एशिया का लार्जेस्ट कंट्री बात करेंगे यूके को बीट करने के बाद इंडिया इकोनॉमिकल 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। यार कितनी बड़ी बात है। हमारा पड़ोसी मुल्क जो साथ में आज़ाद हुए जी और आज वो कहाँ चला गया, हम कहाँ पर। यही वजह ना, मेन वजह ये है कि यहाँ वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं होती, बैरूनी ताकतों का इतना असरअंदाज नहीं होती। ठीक है, वो अपने जो छोटे सनतकार है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल, सबको सपोर्ट करता है। ठीक है, ताकि बाहर से आके जितनी कंपनियां आके इन्वेस्ट करती हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है। तो जब तक पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान G20 का नहीं हिस्सा बन सकता। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह भाई ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात आगे कर दी है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा प्रोलॉन्ग करूँगा इसको। मेरा इसमें ख्याल ये है कि जिससे हेनरी किसिंजर ने कहा था दिस इज़ द एज ऑफ डिप्लोमेसी। इनके जो डिप्लोमेसी है या जो इनका फ़ॉरेन ऑफिस है इंडिया का, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पाकिस्तान में वो एक्टिवनेस नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये, जिस तरह भाई ने पहले बता दिया, कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जो वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं। पहला सेट नहीं होता, दूसरे की जाने की बारी आ जाती है, दूसरा सेट नहीं होता, तीसरा आने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं, यानी पॉलिटिकल, ये हम इन चीज़ों को, तीनों चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं दे सकते। यानी हम अब अगर मैं आपको चीज़ों को समराइज़ करके बताऊं तो 3 चीज़ें हम इसको मेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और तीसरी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और तीसरी जो फ़ॉरेन या डिप्लोमेसी हमारी कमज़ोर है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ, चूँकि जो G20 बेसिकली जो समिट है, ये बेसिकली ये कि आप अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वही कंट्री रिप्रेजेंट अच्छा कर सकते हैं जिसकी डिप्लोमेसी अच्छी होती है। तो डिप्लोमेसी मैं समझता हूँ कि इंडिया की बहुत अच्छी है। अब मैं वो ऋषि सोनक साहब G20 में, आपने जो उससे सबसे बड़ी बात तो ये नहीं बताई कि G20 में उसकी प्रेसिडेंटशिप जो है भारत को मिल चुकी है। जी, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट हमारे रीजन के लिए जरूरी था कि हमारे पड़ोसी जो है अब वो उसको 1 साल को अपना पीरियड लीड करेंगे। और दूसरी बात जो मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहूंगा, ऋषि सोनक साहब ने इंडियन जबान में ट्वीट किया, हिंदी में ट्वीट किया। यह सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और दूसरा, ट्रेड की बातें उन्होंने ऋषि सोनक साहब से की और उनकी मुलाकातें मोदी साहब की। जब एक तरफ आपका मुल्क जल रहा है, आप अपने कपड़े जूते घर को खुद आग लगा रहे हैं, भारत जो है वो फॉरेन डिप्लोमेसी में नई मंजिलें तय करता जा रहा है। और दूसरा इसके, और आप जब आपकी मोटरवे बंद है, आपके 13-12 साल के बच्चे अपने कपड़ों को और घर को आग लगा रहे हैं। एप्पल ने भारत के अंदर अपनी प्रोडक्शन आईफोन बनाने शुरू कर दिए हैं। चाइना से उनकी फैक्ट्री इंडिया शिफ्ट हो चुकी है और ये अभी शुरुआत हुई है।
अभी वहां पे एक ट्रेड का, और जिस तरीके से वो उन्होंने 16 मिनिस्ट्रियों को इकट्ठा कर दिया है टू मेक इट अट्रैक्टिव फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो बैठे सीईओज हैं अमेरिकन और कंपनियों के, वो सारे अपने प्लांट उठा के चाइना से भारत शिफ्ट होना चाहते हैं। अमेरिका इज वर्किंग विद देम, तो वो उस साइड पे जा रहे हैं। आपकी डायरेक्शन काबिल है, अमन बिन मारूफ है, एक अपॉइंटमेंट के ऊपर आपका कंट्री फ्रीज हो चुका है, फ्रीज। संस्थाएं हैं बाहर, माइनर यूएन के बाहर, उन 8 के 8 में इंडिया और मोदी है। ये एक एक्सेप्शन है। कहीं जो बाइडेन नहीं है, कहीं जी नहीं है, कहीं पुतिन नहीं है। ये जो इंडिया ने 360 डिग्री की डिप्लोमेसी चलाई है, ये उसका फलस्वरूप है, क्योंकि अब प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है G20 की। बिल्कुल। अब उन्हें लगा यार इससे पहले सिस्टम ही हिल जाए, मतलब G20 का कहीं सार्क जैसी हालत ना हो जाए, तुम रिवर्स गियर लगा लो। इसीलिए उन्होंने रिवर्स गियर लगाया। हिंदुस्तान के प्यार में नहीं लगाया, मोहब्बत में नहीं लगाया, मजबूरी में लगाया। मजबूरी में लगाया ये। ठीक। ये आपको और इसमें एक और चीज है, जो चाइना की इकोनॉमी दिन ब दिन डाउन जा रही है, 2.3% इनका इकोनॉमिक आउटलुक आ गया, और दो चीजें पीछे, आईएमएफ ने बोला 10 साल तक इंडिया विल ग्रो एट 6.8 to 7%, और बाय 10 years इंडिया विल बी 8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये भी दिख रहा है, बाजार भी दिख रहा है, मार्केट भी दिख रही है, सब चीजें दिख रही है। इंडिया comes in the category of अमेरिका और चाइना। अगर आप रशिया को ले लें, रशिया मिलिट्री पावर है बट इट्स नॉट एन इकोनॉमिक पावर। पॉपुलेशन भी उसका बहुत छोटा है, उसकी इकोनॉमी इज हाफ द साइज ऑफ इंडिया। 1.7 1.8 ट्रिलियन है, टेक्सास की उतनी इकोनॉमी है रशिया की। तो बिकॉज इंडिया इज बोथ एन इकोनॉमिक पावर एंड ए मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर है, जापान की बड़ी इकोनॉमी है, जर्मनी की भी है, बट दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर्स। सो दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया हैज बोथ हार्ड पावर। तो हार्ड पावर तो है इंडिया के पास। तीसरी चीज ये है कि इंडिया हैज दिस मैसिव डायस्पोरा और सप्लाई चेन्स के इश्यूज, राइट। तो ये 3 चीजों पे फोकस कर रहे हैं वो, और मुझे लगता है कि G20 का एजेंडा में भी these are the more critical things that India, फूड सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर, ये जो 3 Fs है, फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सिक्योरिटी, और एनर्जी ऑब्वियसली, और फिर ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे इंडिया की स्ट्रेंथ है, इंडिया कैन रियली हेल्प द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जिस तरह से जयशंकर ने कहा था कि इंडिया विल बिकम द वॉइस G20 में फॉर द ग्लोबल साउथ। देखिए G20 एक एलीट क्लब है, इट इज लाइक एलीट क्लब है, जिसमें टॉप 19 कंट्रीज और यूरोपियन आता है। ये टॉप 20 जो है, इट्स काइंड ऑफ ऑड, इट्स नॉट द टॉप 20 इकोनॉमीज, टॉप 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है, और उसमें डबल मेंबरशिप है। फॉर एग्जांपल जर्मनी comes as an independent country and also as European Union. तो ये जो 20 countries हैं, they control nearly 70-80% of the global GDP, population भी बहुत ज्यादा है। तो ये global policies बना लेते हैं without consulting the rest of the 170-180 countries in the world. और वो 180 countries क्योंकि वो गरीब हैं, उनको without representation they have to follow these policies जो यहाँ से आ रहे हैं। So there is no voice for the global south. श्रीलंका के लिए कौन बोल रहा है, नेपाल के लिए कौन बोल रहा है, पाकिस्तान के लिए कौन बोल रहा है, इंडिया बोल रहा है। Exactly. So India is going to speak for all of these countries which are excluded.